दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संसद को पढ़ेंगे। देखिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक है पार्लियामेंट संसद, तो आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संसद को पूरी तरह कवर करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। देखिए दोस्तों, अगर हम संसद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि आखिर संसद का गठन कैसे हुआ है। तो देखिए संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन अंगों से मिलकर संसद का गठन होता है। संसद में ये तीनों शामिल हैं, लोकसभा भी शामिल है संसद में, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। संसद के ये तीनों अभिन्न अंग हैं। अब एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो कानून होते हैं वो पारित तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जो अधिनियम होते हैं वो असली में कानून तभी बनते हैं जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर या सिग्नेचर करता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक संसद का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे आपको संसद का फॉर्मेशन समझ में आ गया कि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की, इसके बाद हम लोकसभा की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि राज्यसभा की संरचना कैसी है, किस तरह से राज्यसभा बनी है। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है, जिसमें से 238 प्रतिनिधि हैं और 12 मनोनीत किए गए हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा की संरचना अगर हम देखें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से 238 प्रतिनिधि यानी कि चुनाव के जरिए आते हैं और 12 को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति कैसे चुनता है? अगर कोई व्यक्ति कला, साहित्य या विज्ञान में बहुत ज़्यादा अच्छा विद्वान व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड व्यक्ति है, तो उसको राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर चूज़ कर सकता है, उसका चयन कर सकता है। तो ऐसे 12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाता है जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी मतलब टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर दक्षता या एबिलिटी होती है। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सीटों का बंटवारा राज्यसभा के लिए किया गया है। अब एक चीज़ याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आती है कि ये जो राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, इसके बारे में चौथी अनुसूची हमें बताती है। जो चौथी 12 अनुसूचियां हैं टोटल आज के टाइम पर भारत के संविधान की, तो 12 अनुसूचियों में से जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों से संबंधित बातें लिखी गई हैं। अब इसमें हमें कई सारी बातें पता चलती हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और नामित या नाम निर्देशित सदस्य। अब राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका बंटवारा कुछ ऐसे हुआ है कि राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो स्टेट हैं उनको वहाँ से कई सारे मेंबर चुनकर आते हैं राज्यसभा में, ठीक है। और कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें हम संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से भी लोग चुनकर राज्यसभा में आते हैं। हालांकि इसके लिए संसद अपनी एक अलग प्रक्रिया बनाती है, एक अलग नियम बना सकती है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। इसके अलावा जो नामित सदस्य होते हैं वो भी चुनकर आते हैं राज्यसभा में। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया, हल्का सा हमने समझा राज्यसभा की संरचना को। अब हम बात करते हैं लोकसभा की संरचना की। तो लोकसभा की संरचना क्या है, आप इसे देख लीजिए। जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो अधिकतम 550 हो सकती है वर्तमान समय में। अभी कुछ सालों पहले अगर हम बात करें, लगभग 2-3 साल पहले की, तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या थी वो 552 हो सकती थी। लेकिन क्योंकि अब एंग्लो इंडियन, पहले क्या था कि लोकसभा में 2 सदस्य ऐसे होते थे जिसे राष्ट्रपति बिना किसी चुनाव के जरिए अपने आप चयन करता था और लोकसभा में भेज देता था। सिंपल सी बात को समझिए, 2 एंग्लो इंडियन को चयन करके लोकसभा में भेजने का प्रावधान किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब क्या है, इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब कोई भी एंग्लो इंडियन व्यक्ति को चुना नहीं जाता है। अब वो चुनाव जीतकर आ जाए वो बात अलग है, लेकिन राष्ट्रपति चूज़ कर उन्हें लोकसभा में नहीं भेजेगा। तो इसीलिए अब जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 रह गई है लोकसभा की। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि किसी की जो माता है वो भारतीय थी और किसी के जो पिता थे वो यूरोपीय थे। यूरोपीय मतलब
सॉरी, यूरोपीय मतलब जैसे कि अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, तो बहुत सारे जो यूरोपियन लोग थे वो भारत में आए भी थे। जब भारत गुलाम था, भारत वो ब्रिटेन का, तो उस समय हो सकता है कि किसी के पिता जो थे वो अंग्रेज थे या यूरोपीय थे और किसी की माता जो थी वो इंडियन थी। तो उनसे जो बच्चे समाज में आए, कई बार उन्हें गलत नज़र से देखा गया। गलत नज़र से ऐसा मतलब कि उन्हें ज़्यादा इज्जत नहीं दी गई, सम्मान नहीं दिया गया। तो इसीलिए उनका भी प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके लोकसभा के अंतर्गत, और इसी के लिए इनको चयन करके राष्ट्रपति के द्वारा भेजने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब ये खत्म किया जा चुका है। तो लोकसभा की संरचना की अगर हम बात करें, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करें, तो अधिकतम 550 सदस्य लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। राज्यों के प्रतिनिधित्व इसमें 550 में से 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए आते हैं। और जो बचे हुए जो 20 सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए आते हैं, लेकिन वो संघ शासित क्षेत्रों यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से चुनकर आते हैं। एक चीज़ याद रखना कि जो केंद्र शासित प्रदेश में जो निर्वाचन का जो नियम है वो संसद बनाती है। संसद के द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये कंपोजिशन ऑफ लोकसभा आसानी से समझ में आ गया होगा। लोकसभा की कुल सीटें इतनी हैं, कुल इतने सदस्य ही लोकसभा में बैठ सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 550 ही हैं, अभी कुछ कम भी हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। 550 में से 530 सदस्य राज्यों में जो चुनाव होता है उसके जरिए आते हैं। नॉर्मली जब आप प्रधानमंत्री का जब हम चुनाव की बात करते हैं ना, तो उसे ही हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं। जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, हालांकि प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता, चुनाव लोकसभा का ही होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है एक तरह से, तो वही होता है लोकसभा का चुनाव। और उस समय जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, वहाँ पर जो चुनाव होता है वहाँ से 530 सदस्य चुनकर आ सकते हैं अलग अलग राज्यों से, ठीक है। और जो 20 सदस्य हैं या ये जो 20 सीटें हैं वो कहाँ से हैं, वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली संरचना की। अब हम बात करते हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली की। देखिए दोस्तों, लोकसभा को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्मली प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है। देखिए, लोकसभा की चुनाव प्रणाली कुछ इस तरह से है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड करना, जो निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पर चुनाव होगा वो डिसाइड किया जाता है, वो तय किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन 87वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2001 की जनगणना के अनुसार अभी चुनाव कराए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का 10% का आरक्षण भी किया गया है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। अब बात को समझिए। देखिए, लोकसभा का चुनाव ऐसे होता है जैसे कि पूरे देश को ना निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है कि ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ से एक व्यक्ति चुनकर आएगा, यहाँ से एक व्यक्ति चुनकर आएगा। तो जनसंख्या के अनुसार पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक जनगणना के आधार पर दोबारा से सीटों का बंटवारा किया जाता है, क्योंकि जनगणना बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उसके तहत सीटों को भी मतलब अलग अलग मतलब सीटों का भी जो बंटवारा है उसको भी सही करना पड़ता है। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो 87वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा ही कराए जा रहे हैं। मतलब जो 2001 में जो गणना की गई थी, उसी के तहत चुनाव कराए जा रहे हैं। एक्चुअल में बात यह है कि जो दक्षिण भारत है उसने कई बार पॉपुलेशन को लेकर कई सारे नियम वगैरह बनाए थे वहाँ की सरकारों ने, और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी उत्तर भारत में पॉपुलेशन बढ़ी। इससे क्या होगा, इससे उत्तर भारत में सीटें ज़्यादा होंगी और दक्षिण भारत में सीटें कम होंगी, तो प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। तो इसीलिए उनकी शिकायत भी रहती है दक्षिण भारत के राज्यों की कि जनसंख्या के कारण हमारी सीटें कम हो सकती हैं। और इसीलिए जो पुराना जो रिकॉर्ड है उसी के आधार पर अभी चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि अभी नई जो जनसंख्या की गणना है उसके आधार पर अगर चुनाव कराए जाएंगे तो और भी ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी उत्तर भारत की दक्षिण भारत की तुलना में। इसके साथ ही अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो लोकसभा के चुनावों में 10% का आरक्षण भी है, ठीक है। सॉरी, ये 10% का आरक्षण नहीं होगा, ये 10 सालों के लिए जो आरक्षण है वो है ये, ठीक है। ये प्रतिशत यहाँ पर आप काट दो इसे। तो देखिए,
ये प्रत्येक 10 साल, हर एक 10 साल में इसको बढ़ा दिया जाता है। एक बार लोकसभा के द्वारा मतलब संसद के द्वारा इसको बढ़ा दिया जाता है। शुरू में तय किया गया था कि 1960 तक ही आरक्षण की व्यवस्था को रखा जाएगा, लेकिन अभी तक इसे ख़त्म नहीं किया गया और समाज को देखते हुए हर 10 साल में इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ ही जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को किसी सेपरेट वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे चैनल पर भी पड़ी होंगी, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को इतना समझिए कि इसमें होता यह है कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। जैसे कि मान लो साउथ दिल्ली की मान लो एक सीट है, एक लोकसभा सीट है साउथ दिल्ली की। अब साउथ दिल्ली में अगर मान लो 10 पार्टियाँ खड़ी हैं, 10 पार्टियाँ सीट के लिए सदस्य बनने के लिए खड़ी हैं और 10 पार्टी में से किसी एक पार्टी को 20% वोट भी मिल जाते हैं और अन्य पार्टी को 20 से ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं। सोचो, ध्यान दो, 10 पार्टियां खड़ी हैं, 10 पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के लिए खड़ी है और 10 में से एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर 20% सीटें मिल जाती हैं, मतलब 20% अगर वोट मिल जाते हैं और दूसरी पार्टियां हैं उनको 20 से कम वोट मिलते हैं, तो ये वाली पार्टी जीत जाएगी। जो भी पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो जीत जाएगी, भले ही उसको 20% वोट मिले हैं, 50 से भी कम % वोट मिले हैं, लेकिन तब भी वो जीत जाएगी। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यही होता है। जब हम एक सीट की बात करते हैं तो एक सीट के लिए अगर 10 लोग खड़े हैं तो 10 में से अगर जिसको भी ज़्यादा वोट मिल जाए, चाहे वो वोट आधे से भी कम जनसंख्या के समर्थन से प्राप्त हों, तब भी वो जीत जाता है वो व्यक्ति। तो ये इसी सिस्टम के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें भाग लेती है। अब हम बात करते हैं जो ये राज्यसभा और ये जो लोकसभा है, इसकी अवधि कितनी होती है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, ये कब कितने समय तक अपने अस्तित्व में बनी रहती है। दोस्तों, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जो राज्यसभा है वो एक स्थायी संगठन है, इसका विघटन नहीं होता, मतलब ये ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, राज्यसभा एक स्थायी संगठन है। इसके 1/3 जो सदस्य हैं, इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं अपने सीट से। इसके सदस्य पद की अवधि के 6 साल होती है। देखो, इसके जो सदस्य हैं उनकी जो अवधि है, उनका जो पद है वो 6 सालों के लिए होता है। बात को सिंपल सा समझिए, कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो गई है। कन्फ्यूज़न ये है कि 1/3 सदस्य जो हैं वो हर एक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हर एक सदस्य 6 साल तक राज्यसभा का मेंबर बना रहता है। अब बात को समझो, देखो, ऐसा मतलब यहाँ पे ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि जब प्रत्येक व्यक्ति लगभग जब 6 साल का मतलब 6 साल तक राज्यसभा में हो जाता है तो हर दूसरे वर्ष उसका रिटायरमेंट भी कर दिया जाता है। मतलब ये कि आप देखोगे कि 1/3 सदस्य राज्यसभा में आपको ऐसे मिलेंगे, हर दूसरे वर्ष 2 सालों में आपको 1/3 सदस्य ऐसे मिलेंगे राज्यसभा में जिनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और उनको फिर 2 साल में रिटायर कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है। शुरू में लॉटरी के जरिए ये निकाला गया था, लेकिन अब ये पूरा सिस्टम बन चुका है कि 6 साल पूरा हो जाता है और हर दूसरे वर्ष उनको निवृत्त भी कर दिया जाता है। कोई भी बात नहीं, कोई कन्फ्यूज़न है तो आगे आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, वो कन्फ्यूज़न आपकी आगे सॉल्व हो जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा की आप अवधि देख सकते हैं। इसकी जो अवधि है वो आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। सिंपल सी बात है, जब आम चुनाव होते हैं, जब ये लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद जो लोकसभा की पहली बैठक होती है, जिस दिन भी पहली बैठक होगी उस दिन से लेकर 5 सालों तक लोकसभा अवधि में रहती है। राष्ट्रपति इससे पहले भी इसे विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो लोकसभा को कभी भी किसी भी समय विघटित कर सकता है, इसे खत्म कर सकता है। आपातकाल में लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। अगर आपातकाल लगा हुआ है तो आपातकाल में 1 साल में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष, ठीक है। एक बार आप, जैसे कि आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है या जो लोकसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो वो एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई कानून बना दें और वो 5 सालों के लिए कर दें, अवधि को बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं। वो बस एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा की अवधि को, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो राज्यसभा है वो स्थायी संगठन है और लोकसभा को कभी भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
तो सिंपल बातें आपको समझ में आ ही रही होंगी। अब हम बात करते हैं संसद की सदस्यता की। देखो, जो एमपीज़ होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लोकसभा में बैठ रहे हैं, जो राज्यसभा में बैठने वाले जो सांसद हैं, इनकी योग्यता क्या है, इसको भी हल्का हल्का जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति जो सदस्य बनना चाहता है संसद का, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का बनना चाहता हो, तो वो नागरिक होना चाहिए भारत का, ये कंपलसरी है। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग के द्वारा, अब चुनाव आयोग किसी एक व्यक्ति के समक्ष उसे कहता है कि वो शपथ ले, ठीक है। तो जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है तो उसे शपथ भी लेनी पड़ेगी चुनाव आयोग ने जिस व्यक्ति को नामित किया होगा उसके सामने। जैसे कि वो बोल सकता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, वह भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा, ऐसी उसे शपथ लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही उसे अगर राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसकी कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो योग्य होगा। अगर वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। इसके साथ ही अगर संसद कोई और दूसरी योग्यता मांगती है तो उसके पास होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशंस, और तभी वो क्वालिफाइड करेगा संसद के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, ये तो सामान्य बातें हो गई, लेकिन 1951 में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत संसद ने कई सारी चीज़ें डिसाइड करी। तो जो क्वालिफिकेशन है सांसदों की, उसको लेकर 1951 में 1951 में संसद ने एक अधिनियम बनाया था, जिसके तहत एक व्यक्ति को कई और चीज़ें भी करनी हैं, जैसे कि उस व्यक्ति जो भी चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है, चाहे योग्यता दिखाना चाहता है अपनी, तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। देखिए, पहली शर्त यह है कि यहाँ पर पहली शर्त ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, जिस क्षेत्र से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से, वहाँ का उसे मतदाता भी होना पड़ेगा, वोटर भी होना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं किसी शहर से चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी इलाके से लड़ रहा हूँ, तो मुझे उस इलाके का, उस सीट का मतदाता भी होना है, वोटर भी होना है। अगर मैं वहीं पर रहता हूँ, वोटर हूँ, तभी मैं वहाँ पर उस सीट के लिए वहाँ से खड़ा हो सकता हूँ चुनाव के लिए, अन्यथा नहीं। पहले ये राज्यसभा के लिए भी अनिवार्य था, लेकिन अब राज्यसभा के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति हैं और तब भी आप दूसरी जगह की सीट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है आरक्षित सीट पर, जो सीटें रिजर्व कराई गई हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया। अभी मैंने 10% बोल दिया था ना स्टार्टिंग में, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कितनी सीटें आरक्षित हैं। जहाँ तक मुझे याद है, जो अनुसूचित जाति है उसके लिए लगभग 84 सीटें आरक्षित की गई हैं, और जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी समूह हैं, उनके लिए 47 जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं, ठीक है। सीटें याद है, परसेंटेज मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग दोनों का मिला के कुछ 15% के आसपास था। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आरक्षण की सीट पर लड़ना चाहता है तो आपको एससी या एसटी होना पड़ेगा। अगर आप एससी या एसटी नहीं हो तो आप आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगर कोई एससी एसटी व्यक्ति का, मतलब एससी एसटी समूह का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और वो चुनाव लड़ रहा है ऐसी सीट पर जो आरक्षित नहीं है, तो वो लड़ सकता है। सिंपल सी बात है कि जो जनरल जितनी भी सीटें हैं, जनरल मतलब जो सबके लिए हैं, जनरल मतलब जो आरक्षित नहीं है, तो जितनी भी जनरल सीटें हैं उन पर सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो एससी हों चाहे वो एसटी हों, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं और वो जीत कर आ सकते हैं। लेकिन जो आरक्षित जो सीटें हैं, जो रिजर्व्ड जो सीटें हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति और मतलब एससी और एसटी ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली क्वालिफिकेशंस की कि क्या क्वालिफिकेशन तय की गई हैं, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत कम समय में इसको समझाया, हल्का हल्का ही समझना था, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी समझाया।
लेकिन कुछ डिसक्वालिफिकेशन भी है, तो इसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारी हैं, तो अगर हम हल्का हल्का भी समझ लेंगे तो हमें काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। अगर हम डिसक्वालिफिकेशन की बात करें तो संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर बैठा हुआ है। तो जैसे कि मान लो कि मंत्री का पद है या कोई दूसरा पद है जो संसद ने डिसाइड किया है, उसको छोड़कर अगर नॉर्मली जो लाभ का पद है, सरकारी जॉब वगैरह है, व्यक्ति वो कर रहा है और साथ में सांसद भी बनना चाह रहा है व्यक्ति, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अयोग्य होगा। या तो वो अपना पद छोड़ दे पहले, उसके बाद चुनाव लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह विकृत चित्त है, अगर उसका मन दिमागी हालत ठीक नहीं है और अदालत ने भी ऐसी घोषणा कर रखी है कि हाँ फलाना जो व्यक्ति है, XYZ जो भी व्यक्ति है, वो पागल हो चुका है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है, तो तब वो व्यक्ति भी डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता या वो सांसद के लिए योग्य नहीं है। यदि वह घोषित दिवालिया हो, अगर कोई बैंकरप्ट व्यक्ति है, जैसे नीरव मोदी हो गया, या जो अभी 2-4 व्यक्ति जो अभी जैसे कि विजय माल्या हो गया, तो ये क्या हैं? ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दिवालिया घोषित हो चुके हैं और इनकी सभी जितनी भी संपत्ति पड़ी हुई थी उस पर सरकार ने पूरी तरह कब्जा कर लिया और भी ज़्यादा ये माइनस में चल रहे हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि ये जो भागकर चले गए हैं इनको वापस से देश में बुलाएं। तो ऐसे जो दिवालिया लोग होते हैं, जो लुट जाते हैं पूरी तरह, जो बर्बाद हो जाते हैं, जो अमीर अमीर लोग होते हैं, वो पूरी तरह मतलब अपनी संपत्ति खो बैठते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अयोग्य कहा माना गया है। ऐसे लोगों को भी चुनाव के लिए, जो लोकसभा का चुनाव है या जो राज्यसभा का चुनाव है, उसके लिए पूरी तरह अयोग्य माना गया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक दिवालिया व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी संपत्ति खो चुका है, वो जब भी MP या मतलब जब भी वो सांसद बनेगा या लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनेगा, तो हो सकता है कि वो पैसे के लिए अपनी जो भी मतलब काम है उसमें वो कुछ भी हेर फेर कर सकता है। इसीलिए ये चीज़ ऐड की गई हैं। इसके साथ ही यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अपने इच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभी स्वीकार किए हुए। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वो भी भारत का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि यानी कि कानून के द्वारा निर्हित हो, डिसक्वालीफाइड हो, तब भी। अब संसद ने डिसक्वालिफिकेशन को लेकर भी 1951 का ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया था। इसमें भी कई सारी डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित बातें लिखी गई हैं, जैसे कि वह चुनावी अपराध, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार ना दिया गया हो, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निरहता नहीं है, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च पूरा ब्यौरा देने में असफल ना रहा हो, उसे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है जो चुनावी अपराध में एक बार पकड़ा गया है, उसके ऊपर चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित कोई अपराध है का आरोप लगा हुआ है, उस पर साबित हो चुका है, वो चुनाव में कोई भ्रष्ट वगैरह करने के काम में वो दोषी पाया गया हो, तो वो व्यक्ति भी अयोग्य होगा। इसके साथ ही कोई व्यक्ति है जो 2 या 2 से अधिक सालों तक उस पर मतलब अपराध के लिए उसे जेल में रहना पड़ा हो, सज़ा हुई हो, लेकिन उसके भी अलग अलग प्रावधान हैं, तो वो भी अयोग्य होगा। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति चुनावी जो खर्च है उसका ब्यौरा नहीं दे पाया हो समय पर, तो वो भी अयोग्य होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट है सरकारी जो ठेका वगैरह मिलता है, जो टेंडर मिलता है, उसमें जो सरकारी काम है, जो सेवाएं, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट है, कोई फ़ायदा है उसका, तो उस व्यक्ति को भी अयोग्य माना जाएगा। अगर उसकी दिलचस्पी इसमें नहीं है तो वो योग्य होगा। वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर ना हो, मतलब वो किसी ऐसी कंपनी में ना हो, ऐसे फर्म में ना हो जहां पर सरकार का 25% का हिस्सा हो, जिसमें वो डायरेक्टर या मैनेजर के पद पर हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठावान होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त ना किया गया हो। मान लीजिए कि कोई सरकारी ऑफिसर है, अब उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया ये कहकर कि वो भ्रष्टाचारी है, वो करप्ट इंसान है, और फिर वो आगे चलकर चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है, संसद के चुनाव के लिए वो खड़ा होना चाहता है, तो ये
वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अयोग्य होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवाओं में था लेकिन उसे निष्ठाहीन होने और भ्रष्टाचार होने के कारण अगर उसे बर्खास्त कर दिया गया हो तो वो भी अयोग्य माना जाएगा। इसके साथ ही उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो। ये भी ध्यान देना है कि रिश्वतखोरी वगैरह का कोई आरोप ना हो उसके ऊपर, या शत्रुता बढ़ाने जैसे कार्य में वो लिप्त ना हो। इसके साथ ही जैसे जो अमानवीय जो प्रथाएं थी जैसे कि छुआछूत, दहेज और सती प्रथा, इन सामाजिक अपराधों के प्रसार में वो संलिप्त ना पाया गया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसकी योग्यता अयोग्यता को डिसाइड करती हैं। हमने यहाँ पे सारी बातें कर ली, शॉर्ट टाइम में ही किया है, इसे और भी डिटेल में पढ़ाया जा सकता है लेकिन इतना इनफ है, जल्द से जल्द आपने काफ़ी बातें यहाँ पर सीखी। तो हमने संसद की सदस्यता की बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। देखिए दोस्तों, संसद ही सारी चीज़ें तय करती है कि वो अपने मेंबर को कितना वेतन देगी, कितना भत्ता देगी, कितनी पेंशन देगी। ठीक है, कई सारे भत्ते मिलते हैं। भत्ते का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। सरकारी पद का मतलब आप एक सांसद हैं, तो आपका आने जाने का खर्चा होता है, आपको एक गाड़ी दी जाती है। ठीक है, आपका अपना एक घर होता है, अपना मतलब जो सरकारी घर आपको मिलता है। तो ये भत्ते के, और सरकारी घर में कई सारे खर्चे होते हैं जो कि जैसे नौकरों के खर्चे हो गए, तो उसके लिए आपको भत्ता भी दिया जाता है। तो कई सारे सरकारी खर्चे होते हैं, तो उसके लिए भत्ता दिया जाता है। ये भत्ता भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वेतन के समान ही होता है एक तरह से, क्योंकि खर्चे जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे अलग से, और वेतन आपको अलग से दिया जाएगा, और पेंशन आपको अलग से दी जाएगी, जिस पर आजकल डिबेट भी हो रही है कि आप एक बार भी एमएलए बन गए तो आपको लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी। संसद के पीठासीन अधिकारी, अब अभी हम थोड़ा सा हल्का हल्का बात कर लेते हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं कि संसद के ना कुछ पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रमुख व्यक्ति होते हैं संसद में, तो उसको भी अब देख लेते हैं। जैसे कि एक अधिकारी होता है संसद में, प्रमुख जो अधिकारी होते हैं वो है लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा जो स्पीकर होते हैं वो, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, और ये उपराष्ट्रपति को कौन चूज करता है? राज्यसभा के मेंबर चूज नहीं करते। ये उपराष्ट्रपति, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बन जाता है तो वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है, यानी कि प्रमुख अध्यक्ष बन जाता है। और बाकी इनका चुनाव यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और जो लोकसभा के मेंबर हैं वही उपाध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे, स्पीकर का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो उपसभापति का भी चुनाव करते हैं। तो ये पीठासीन अधिकारी होते हैं, इनकी देखरेख में पूरा मतलब संचालन किया जाता है सत्र वगैरह का या लोकसभा वगैरह का। सदन में नेता, और यहाँ पे बात को समझिए, सदन में 3 प्रमुख नेता होते हैं, तो इसको भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, सदन का जो नेता होता है वो कौन होता है? संसद में नेता में अगर हम बात करें तो संसद के अंदर पार्लियामेंट में एक सदन का नेता होता है। सदन का नेता किसे कहा जाता है? आपको पता होगा, सदन का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है उसे सदन का नेता कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जो बहुमत दल का जो नेता होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में, जिससे बहुमत प्राप्त होता है, जिसके पास मेजोरिटी होती है, कई सारे मेंबर्स का साथ होता है, वही होता है नेता सदन का। और वो होता कौन है? वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को हम सदन का नेता कहते हैं। विपक्ष का नेता वो होता है जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमुख नेता होता है वो। जैसे कि मान लीजिए कि विपक्ष में जो प्रमुख पार्टी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट है, उसका जो लीडर होगा वो विपक्ष का नेता कहलाता है। इसके साथ ही सचेतक, एक व्हीप होता है जी। ठीक है, हर एक पार्टी का एक व्हीप जो है वो संसद में होता है। जैसे कि हर एक व्हीप का कार्य क्या है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गई, दूसरी जो विपक्ष में बैठी हुई जो पार्टीज हैं उनका एक व्हीप होता है। व्हीप क्या करता है? व्हीप कोशिश करता है कि वो संसद में अपनी पार्टी के अधिक से अधिक सदस्यों को उपस्थित करवाए, साथ में अपनी पार्टी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अनुशासन बनाए रखे, साथ में अपनी पार्टी का समर्थन करे। ये कार्य होता है व्हीप का। ये हर एक पार्टी का एक नेता होता है। तो संसद में 3 प्रमुख नेता थे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके साथ ही संसद के सत्र, देखो दोस्तों, संसद के ना सत्र भी होते हैं। सत्र मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि एक सत्र जब शुरू होता है तो वो कई महीने चलता है और फिर बीच में गैप आ जाता है।
अब जैसे कि कुछ महीने चला, जैसे कि फरवरी से मई तक चला और उसके बाद कुछ समय का गैप आ गया, फिर जुलाई से सितंबर तक चल गया सत्र, और ये फिर ये जो महीने हैं उनके बीच में ये सत्र चलता रहता है। तो संसद के सामान्यतः जो सामान्य वर्ष है उसमें 3 सत्र होते हैं। नॉर्मली है कि संसद के 3 सत्र होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली 3 सत्र होते हैं संसद के। एक बजट सत्र होता है जो कि फरवरी से मई तक शुरू होता है, एक मानसून सत्र होता है जो कि जुलाई से सितंबर तक शुरू होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर से दिसंबर तक शुरू होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो नेता वगैरह होते हैं वो बैठकर इन सत्रों के बीच में पूरी नीतियाँ बनाते हैं, तय करते हैं कई सारी चीज़ें। तो अभी बजट सत्र जैसे कि मई तक चल रहा है, इसमें प्रमुख रूप से बजट पेश किया जाता है इस दौरान। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा, संसद के 3 सत्र होते हैं। सामान्य बातें यहाँ पर हमें करनी थी और हमने कर ली। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ना मेनली हमें ज़्यादा फोकस करना है संसद पर, लोकसभा पर और राज्यसभा पर ज़्यादा फोकस करना है, संसद के कार्यों पर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ चीज़ें जो आपको हल्की हल्की समझनी है उसे मैं बस नॉर्मल बता रहा हूँ। ये चीज़ें थोड़ा अलग टॉपिक पड़ जाता है इनका, और इन्हें आप अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि बजट किस तरह से पास किया जाता है संसद के द्वारा, तो ये अलग टॉपिक हो गया। अगर आप संसद को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे देगा टॉपिक कि बजट किस तरह से संसद में पास होता है, लेकिन ये टॉपिक अलग पड़ जाता है, इसे आप अलग तरीके से समझेंगे, जो कि अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। संसद में अगर हम भाषा की बात करें, लैंग्वेज की, तो संसद में नॉर्मली संविधान के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश भाषा को ही कार्यवाही की भाषा घोषित किया गया है, कि जो सदन की भाषा है, जो लोकसभा और राज्यसभा की जो भाषा है संविधान के अकॉर्डिंग, वो हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषा हैं। लेकिन फिर भी जो स्पीकर है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, या जो जो सभापति है राज्यसभा का, वो किसी मेंबर को अपनी मातृभाषा में भी बोलने की आज्ञा दे सकते हैं। इसके साथ ही संसद की कार्यवाही के साधन भी हैं, जैसे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रस्ताव। देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल वो काल होता है जब संसद में जो मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं संसद के सदस्यों के द्वारा, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो किसी खुद की रूलिंग पार्टी के ही नेता हों, तो वो प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं नेताओं से, मंत्रियों से। शून्यकाल भी आता है। शून्यकाल के दौरान बिना सूचना दिए प्रश्न पूछे जाते हैं। बात को समझिए, एक्चुअल में जैसे कि प्रश्नकाल होता है, तो ये ऐसा काल होता है जब मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं संसद में, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पहले ही मंत्री को बोल देता है कि मुझे इस चीज़ का उत्तर चाहिए, ताकि जो मंत्री है वो अपने आंसर को प्रिपेयर कर सके, जो भी आंसर है वो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके संसद में सभी के सामने बता सके। इसीलिए कई बार पूर्व सूचना, पहले ही सूचना दे दी जाती है मंत्रियों से कि इस व्यक्ति को, या मुझे, जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसे ये वाला क्वेश्चन मंत्री से पूछना है, तो पहले सूचना दे दी जाती है। लेकिन शून्यकाल वो काल होता है जब कोई बिना पूर्व सूचना दिए ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस शून्यकाल के दौरान मंत्रियों से, या जो व्यक्ति हैं, जो सरकार में जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनसे ये कोई भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद साथ ही संसद की कार्यवाही के दौरान कई सारे प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। ये प्रस्ताव क्या हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कई बार कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अगर कई बार बजट में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसके लिए कटौती प्रस्ताव आता है। इसके साथ ही विशेषाधिकार प्रस्ताव भी आता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अगर किसी मेंबर को ध्यान आकर्षित करना है, सभी का ध्यान किसी मुद्दे पर आकर्षित करना है, तो कोई मेंबर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी संसद में ला सकता है। स्थगन प्रस्ताव, ताकि स्थगित कर दी जाए बातचीत अभी जो फिलहाल हो रही है, तो इसके लिए स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाता है। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव जानते ही हैं आप। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मतलब ये कि सरकार के पास कोई समर्थन या बहुमत नहीं है, और इससे सरकार पूरी तरह गिर जाती है, सरकार खत्म हो जाती है और दोबारा फिर चुनाव करवाए जाते हैं जल्द से जल्द। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि संसद, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मतलब ये है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बाद कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, आप कई बार सुनते होंगे। इसके साथ ही विश्वास प्रस्ताव, कई बार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि सरकार के पास कोई बहुमत नहीं है, तो इसके लिए सरकार कई बार विश्वास प्रस्ताव भी संसद में पेश करवाती है, ताकि विपक्ष को या देश को पता चल जाए कि सरकार के पास पूरा बहुमत है। फ्लोर टेस्ट जिसे हम कहते हैं।
इसके साथ ही निंदा प्रस्ताव, कई बार सरकार के किसी कार्यों पर निंदा करने के लिए भी निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अब अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाए तो याद रखना अविश्वास प्रस्ताव तुरंत आएगा संसद में। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, सरकार के खिलाफ जब निंदा प्रस्ताव पास हो सकता है, निंदा प्रस्ताव पास हो जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव भी तो पास हो सकता है। निंदा प्रस्ताव पास होने का मतलब है कि जो सांसद हैं वो सरकार के समर्थन में नहीं है, वो सरकार की निंदा कर रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा। तो आप बात को समझिए। तो ये निम्न प्रस्ताव थे, हमने इसको भी देख लिए। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं जो एक आपको समझने की, यहाँ पर एक काफ़ी समझने की बात है आपके लिए, कि विधायी प्रक्रिया, जो कानून बनाने से संबंधित जो प्रक्रिया है संसद में, वो कैसी होती है। जैसे कि दोस्तों हम संसद को हमेशा ही कानून बनाने से संबंधित प्रक्रिया के लिए याद भी करते हैं। अगर नॉर्मली आप किसी को पढ़ा रहे हो तो नॉर्मली आप कहोगे कि संसद वो संस्था है जो कानून बनाती है। आप किसी को बता रहे हो तो आप क्या बताते हो? आप इसे संसद को विधायिका बोलते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हो, जहाँ पर कानून बनते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप ध्यान से समझिए। तो विधायी जो प्रक्रिया है उसमें विधेयकों को पास किया जाता है संसद के द्वारा। लेकिन ये जो विधेयक हैं जो संसद में पेश किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, इन्हें हमने 4 श्रेणियों में बांटा है। वैसे तो अगर हम ऊपर देखें तो 2 प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं संसद में, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। लेकिन अभी आपको सरकारी गैर सरकारी नहीं समझना, हल्का सा अभी आपको नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए बस अभी, कि संसद में नॉर्मली 4 प्रकार के जो विधेयक हैं वो पेश किए जाते हैं। 4 जो विधेयक हैं उसको हमने 4 वर्गों में बांट लिया है। संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो साधारण विधेयक हो सकते हैं, वो धन विधेयक हो सकता है, वो वित्त विधेयक भी हो सकता है और संविधान संशोधन विधेयक भी हो सकता है। तो इस तरह के विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं। अब ये किस तरह से ये विधेयक पारित होते हैं, किस तरह से कानून बनते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको अभी हम देख लेते हैं। तो साधारण विधेयक किस तरह से पारित होता है, इस बात को समझिए। देखिए दोस्तों, जो साधारण विधेयक होता है वो पहले प्रथम पाठन के जरिए, उसका पहला जो चरण होता है वो प्रथम पाठन का होता है। पहले चरण में क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल बातें की जाती हैं। पहले चरण में बस ये देख लिया जाता है कि टॉपिक क्या है, आखिर किस विषय को विधेयक के रूप में लाना है, किस प्रश्न को सामने रखना है संसद में, किस मुद्दे पर बातचीत शुरू करवानी है, या क्या टॉपिक क्या है आपका, या आप जिस विषय में कानून बनवाना चाहते हो आपका टॉपिक क्या है। तो जो भी सांसद मतलब कोई विधेयक अगर लाना चाहता है संसद के अंतर्गत, तो प्रथम पाठन में बस हल्की सी बात होती है, बस वो प्रस्तुत करता है। पहले चरण में बस क्या है कि विधेयक को बस प्रस्तुत किया जाता है, उसका शीर्षक जो उसका टाइटल है वो देख लिया जाता है, बस इतना। तो प्रथम पाठन में बस हल्का सा उद्देश्य बता दिया जाता है और शीर्षक बता दिया जाता है कि ये विधेयक इस मुद्दे को लेकर पेश किया जा रहा है, बस इतना। इसके बाद उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर द्वितीय प्रक्रिया यानी कि दूसरा चरण आता है, जिसे हम द्वितीय पाठन के नाम से जानते हैं। अब इस द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय पाठन में जो भी विधेयक है उस पर एक साधारण बहस होती है। फिर समिति बनाई गई है कई सारी, वो समिति हर एक विधेयक की कानूनी चीज़ें मतलब एक देख करती है कि कहीं कोई भी विधेयक किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, या ये विधेयक किस विषय को लेकर बनाया जा रहा है। सारी अच्छे से वो जांच पड़ताल करती है और उस पर अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है और सदन में वो पेश करती है। समिति की रिपोर्ट सदन में काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि कई सारे जो मेंबर हैं वो समिति की रिपोर्ट को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ही अपना विचार रखते हैं। तो समिति अपनी बस रिपोर्ट पेश करती है, बट यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि समिति ने जो कह दिया वही सब मानेंगे। तो समिति बस बनाई गई है, समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है उस विषय को लेकर। उसके बाद लोग विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श मतलब यही है कि एक सामान्य जो व्यक्ति हैं नॉर्मली संसद के, वो विचार विमर्श करते हैं विधेयक के ऊपर कि किस तरह का विधेयक है। और जो तीसरा चरण है उसमें या तो विधेयक को स्वीकार किया जाएगा या विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है और पारित किया जाता है। मतलब पारित करने के लिए मतलब पूरा प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अगर विधेयक पारित हो जाता है एक सदन से, तो उसे फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और दूसरे सदन में भी ये सारी प्रक्रियाएं शुरू से होती हैं, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास विधेयक को पहुंचा दिया जाता है। और राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति दे देता है
तो वो विधेयक कानून बन जाता है, वो एक अधिनियम बन जाता है। सिंपल सी बात को समझिए, नॉर्मली जो विधेयक हैं वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में पेश कर दिया गया तो फिर प्रथम पाठन होगा उसका, फिर द्वितीय पाठन होगा, आम बहस वगैरह होगी, फिर तृतीय पाठन होगा, उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, फिर उसे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अगर यही प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हुई होती तो राज्यसभा में पहले ये तीनों चीज़ें हो जाती और तीनों ये प्रक्रियाएं हो जाती हैं। उसके बाद फिर अगर उसे स्वीकार कर लिया जाता, राज्यसभा उसे स्वीकार कर लेती, तो उसे दूसरे सदन यानी कि लोकसभा में भेज दिया जाता और फिर लोकसभा में शुरू से प्रथम पाठन होता, फिर द्वितीय पाठन होता, ये प्रक्रिया शुरू से होती। मतलब ये कि दोनों सदनों में समान प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद जब दोनों ही सदन किसी विषय को स्वीकार कर लेते हैं, किसी विधेयक को पारित कर देते हैं, जब पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको भेज दिया जाता है और अगर राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे दे तो वो विधेयक पारित होता है। अगर अस्वीकृत कर दे तो पारित नहीं भी होता। हालांकि उसको लेकर अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ तक आपको एक सामान्य बातें समझ में आई कि किस तरह से एक विधेयक पारित किया जाता है संसद के अंदर। ठीक है, संसद के अंदर हमने साधारण विधेयक नॉर्मली देख लिया कि एक नॉर्मल विधेयक किस तरह से पारित किया जाता है, लेकिन कई बार धन विधेयक पारित किए जाते हैं, कई बार वित्त विधेयक पारित किए जाते हैं। संविधान संशोधन जो विधेयक है वो भी एक साधारण विधेयक की तरह ही पारित किया जाता है, लेकिन जो वित्त और धन विधेयक हैं वो थोड़े अलग तरीके से पारित किए जाते हैं। जो लोकसभा है उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं इन विधेयकों को लेकर और जो राज्यसभा है उसको कम अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और वो इसको ना तो अगर वो अस्वीकार भी कर देगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर आपको ये सामान्य बातें समझ में आ गई होंगी। धन विधेयक, वित्त विधेयक एक अलग टॉपिक है, उसको कभी किसी अलग टॉपिक के जरिए उसको आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक सामान्य बातें आपको समझ में आ गई कि संसद में किस तरह से विधायी प्रक्रिया चलती है। अब हम बात करते हैं संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम एक 2019 में जहाँ तक मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था इससे कि जो संसद की जो भूमिका है उसका वर्णन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो संसद का जो मल्टी फंक्शनल रोल है वो क्या है यहाँ पर देखिए। मतलब संसद के जो कार्य हैं, जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। अब उसकी अगर हम शक्तियाँ और कार्यों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि संसद की जो पहली शक्ति है वो है विधायी शक्तियाँ एवं कार्य। देखो, संसद का सबसे पहला काम है कानून बनाना, विधि बनाना। देश के लिए कानून बनाना सबसे पहला कार्य है, यही उसकी शक्ति है, यही उसका एक मेन कार्य है। देखिए, संविधान ने अलग अलग जो टॉपिक है जो जिस पर कानून बनाया जा सकता है उसको लेकर 3 सूचियां बनाई हैं, 3 लिस्ट बनाई हैं, जिसका नाम है, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। अब जो संघ सूची है इस पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बना सकती है। इस पर राज्य सरकार यानी कि राज्य विधानसभा कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची वो सूचियां हैं जिन पर राज्य और संघ दोनों की जो विधान पालिका है वो कानून बना सकती है। तो बात को समझिए, जो संघ सूची है, संघ सूची में ज़्यादा विषय शामिल किए गए हैं। एक्चुअल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो 97 जो विषय हैं, 97 वो 97 जो टॉपिक हैं जिस पर कानून बनाए जाते हैं तो वो संघ सूची में शामिल है, जिस पर संसद साफ तौर पर कानून बना सकती है या बनाती है। संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इसके साथ ही संसद समवर्ती सूची के ऊपर भी कानून बना सकती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर राज्य और संसद में कोई डिबेट होती है समवर्ती सूची को लेकर तो संसद का जो कानून है वो प्रभावी होगा। तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके साथ ही अगर राज्यसभा संसद को अनुमति दे दे तो संसद है वो राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कभी आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, तब भी संसद राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से आप देखिए कितनी बड़ी कानूनी शक्ति प्राप्त है संसद को। इसके अलावा दोस्तों कुछ विषय तो ऐसे भी है ना जिसको ना तो संघ सूची में रखा गया, ना ही राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में। तो कई सारे ऐसे विषय हैं जिसको किसी भी लिस्ट में रखा ही नहीं गया और वो अवशिष्ट सूची में आते हैं। अवशिष्ट का मतलब जो बचे हुए अलग से जो टॉपिक हैं या कोई नया विषय सामने आ गया। जैसे कि अब इंटरनेट का ज़माना है। अब जब नेहरू जी जब टाइम था, जब उनकी सरकार थी या जब हमारा संविधान बना था, तब तो इंटरनेट नहीं था ना।
तो उस समय इंटरनेट का कोई विषय नहीं था। तो अब बताओ इंटरनेट का विषय कहाँ पर आएगा? इंटरनेट का जो विषय है वो आ गया अवशिष्ट सूची में, मतलब बचे हुए जो विषय हैं उसमें। और इस पर भी तो कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है कानून। तो संसद को बहुत ही ज़्यादा विधायी और शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके साथ ही संसद के पास कई सारी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। कार्यकारी शक्ति का मतलब यह है कि जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, उसके ऊपर इसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब ये कि देखो, जो कार्यपालिका है, मेनली जो सरकार है, उसमें कौन होता है? मंत्री होते हैं। बड़े बड़े जितने भी मंत्री हैं, जो मंत्री परिषद है, वो होती है कार्यपालिका का हिस्सा, वो होती है सरकार का हिस्सा। और वो मंत्री कहाँ से आए हैं? वो संसद से ही आए हैं, मतलब वो संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। तो संसद जब चाहे तब जितने भी मंत्री हैं, जो जो भी सरकार के मेंबर हैं स्पेशली, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है, उनसे कई तरह के प्रश्न कर सकती है। कई बार संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जिससे कि पूरी की पूरी सरकार ही गिर जाती है। कई बार विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिससे कि सरकार बन जाती है। तो संसद के पास कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य बहुत ज़्यादा व्यापक हैं इसके। इसके साथ ही वित्तीय शक्तियाँ, पैसे से संबंधित भी शक्तियाँ इसके पास काफ़ी हैं। पैसे से संबंधित इसके पास कई सारी शक्तियाँ हैं या इसके कई सारे कार्य हैं। जैसे कि जो सरकार है वो बिना संसद की अनुमति के किसी भी व्यक्ति से कोई भी किसी भी प्रकार का कर यानी कि टैक्स वसूल नहीं कर सकती। ठीक है, जितने भी टैक्स हैं वो संसद की अनुमति के द्वारा ही लगाए जाते हैं। जितने भी टैक्सेस हैं वो संसद की अनुमति के बाद ही लगाए जाते हैं। और जो बजट है दोस्तों, वो कहाँ पर पारित होता है? वो संसद में ही तो पारित होता है। तो सरकार बजट में जो भी अपने खर्चे दिखाती है कि हमें भैया इतना पैसा चाहिए, तो उसे पास कौन करता है? उसे संसद ही पास करती है। तो संसद के पास पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भी हैं, कार्य हैं, शक्तियाँ हैं, इसे कुछ भी कहिए आप। संविधानिक शक्तियाँ एवं कार्य, देखिए संविधान से संबंधित बहुत सारी शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं। कैसे? अभी कोई कानून बनाना है या किसी कानून को बदलना है संविधान के, नॉर्मली अगर संशोधन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो वो कौन करेगा? वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। राज्य की विधान पालिका थोड़ी ना करेगी, वो संसद के द्वारा ही किया जाएगा। तो संसद के पास संविधान से संबंधित कई सारी शक्तियाँ और कार्य हैं। न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य, देखो जो न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य हैं, इसको आप समझ लीजिए। जो संसद है ना दोस्तों, वो कई तरह से चुनाव से संबंधित कार्य भी करती है। जैसे कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो संसद के जो सदस्य हैं वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये तो आधी बात हो गई, क्योंकि राज्य की विधानसभा के सदस्य भी उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप बात को समझिए, अगर राष्ट्रपति को आपको हटाना है, अगर आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री? नहीं, राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। एक प्रस्ताव लाया जाएगा राष्ट्रपति के विरोध में, महाभियोग का एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसको पास करती है संसद। और संसद जब पास कर देगी तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। इसके साथ ही जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके पद से सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकती है। इसके साथ ही जो दूसरे जो महाभियोग है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय का जो CJI है या जजेस हैं, उनके खिलाफ भी अगर कोई कार्यवाही करनी है, तो जो संसद है वो एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को सिफारिश करती है कि इस जो भी न्यायालय का व्यक्ति है उसको हटाया जाना चाहिए। तो कई सारे न्यायिक कार्य भी इसके पास हैं। इसके अलावा निर्वाचन शक्तियाँ एवं कार्य, निर्वाचन शक्तियाँ एवं कार्य का मतलब ये कि चुनावों में हिस्सा लेना। देखो, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो कौन करता है? वो संसद ही करती है। अब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वहाँ पर लोकसभा से संबंधित चुनाव या राज्यसभा से संबंधित जो चुनाव है, वहाँ के नियम कौन बनाती है? संसद बनाती है। इसके साथ ही लोकसभा का जो अध्यक्ष है, यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर है, उसका भी चुनाव किया जाता है संसद के द्वारा। राज्यसभा के उपसभापति का भी चुनाव किया जाता है। तो निर्वाचक शक्तियाँ और कार्य भी संसद के हैं। अन्य शक्तियाँ एवं कार्य, मतलब संसद के कुछ अन्य शक्तियाँ और कार्य भी हैं, जैसे कि आपातकाल, इमरजेंसी लगानी है तो संसद के द्वारा आसानी से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। संसद अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो तीनों जो राष्ट्रीय आपातकाल हैं, राज्य आपातकाल हैं, या जो आंतरिक कोई दिक्कत हो जाती है उसके कारण जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, यानी कि एक वित्तीय आपातकाल है, तो कोई भी आपातकाल इमरजेंसी लगाना है तो संसद अगर संस्तुति पारित कर देती है, एक प्रस्ताव पारित कर देती है और राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, तो आपातकाल इमरजेंसी भी लगाया जा सकता है। तो संसद के ये कुछ अन्य कार्य भी थे, इसको भी हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनकर आने के चांस हैं। बस यही कहूँगा, जितना समझ में आया सारी बातें लिखना, कुछ भी स्किप मत करना अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उससे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की स्थिति की। देखो राज्यसभा की क्या स्थिति है, इसको समझ लेते हैं।
टॉपिक एक है, लेकिन इसमें आपको दो बातें जानने को मिलेंगी। एक बात तो ये आपको मिल जाएगी जानने को कि लोकसभा और राज्यसभा के नॉर्मली क्या कार्य हैं, लेकिन साथ में आप मेन चीज़ समझेंगे कि आखिर राज्यसभा की स्थिति क्या है भारतीय संसद में। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि यार जो राज्य की जो विधान परिषद होती है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसी तरह केंद्र स्तर पर राज्यसभा का भी होना ना होना बराबर है। कभी कभी ऐसा भी लगता है, जैसे कि जो धन विधेयक है उसे बस 14 दिनों तक ही राज्यसभा अपने पास रख सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती राज्यसभा। तो कभी कभी लगता है लोगों को, या जो लोग हैं वो उन्हें लगता है कि 14 दिन से ज़्यादा धन विधेयक को नहीं रख सकती। इसका मतलब तो साफ है कि राज्यसभा कुछ खास, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो अब ये क्या बातें हैं, इसको अभी हम काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे जब हम बात करेंगे राज्यसभा की स्थिति की। तो दोस्तों, राज्यसभा की स्थिति को हम थोड़ा पहले देखते हैं कि लोकसभा के समान इसकी स्थिति कैसी है। अब कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक समान शक्तियां और एक समान स्थिति दी गई है, एक समान उनके कार्य हैं। राज्यसभा किस मामले में लोकसभा के बराबर है, इसे देखते हैं। जैसे कि सामान्य विधेयक, जो साधारण विधेयक होते हैं, अगर उन्हें उन्हें पेश करना है, उन्हें पुरस्थापन, देखो हिंदी में किसी विधेयक को पेश करने को पुरस्थापन कहा जाता है, पुरस्थापन या स्थापना कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में से इंट्रोड्यूस कहते हैं। तो अगर सामान्य विधेयक प्रस्तुत करना है तो वो तो राज्यसभा में भी आप कर सकते हो, लोकसभा में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों को एक जैसी स्थिति मिली है। संवैधानिक संशोधन विधेयक, अगर किसी संशोधन से संबंधित विधेयक को लाना है तब भी दोनों की स्थिति बराबर है, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। राज्यसभा अगर रिजेक्ट कर दे किसी प्रस्ताव को संविधान में संशोधन से संबंधित, तो वो प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा। इसके साथ ही वित्तीय विधेयकों का पुनर्स्थापन, जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है। इसके साथ ही जो कुछ वित्तीय विधेयक हैं जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है, जिसमें जो भारत की संचित निधि है उसमें अगर उससे कोई खर्च किया जाता है और उससे संबंधित कोई वित्त विधेयक है तो उस पर भी दोनों को बराबर शक्तियां हैं, पास हैं। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी दोनों को एक बराबर शक्ति मिली हुई है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित जो कार्य हैं दोनों को बराबर शक्तियां मिली हुई हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों एवं लेखा महानिरीक्षक को हटाने की सिफारिश, अगर जैसे कि जो उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें अगर हटाना है, या कुछ मुख्य जो चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें हटाने से संबंधित जो प्रक्रिया है, या जो लेखा महानियंत्रक है भारत का उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो संसद के द्वारा सिफारिश की जाती है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार प्राप्त है। और फिर तब जब दोनों ही बिल्कुल कंसेंट देंगे, दोनों स्वीकार करेंगे, तभी जाकर राष्ट्रपति को सिफारिश दी जाएगी और उस जो भी व्यक्ति है पर्टिकुलर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा निम्न विषयों पर एक बराबर शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन असमान स्थिति में भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसमें दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा को अलग स्थितियां प्रदान की गई हैं। मतलब लोकसभा से असमान स्थिति किस तरह से मिली हुई है राज्यसभा को, तो इसे अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो धन विधेयक है उस धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पूर्व स्थापित, यहाँ पे स्थगित नहीं होगा, पूर्व स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। मतलब जो धन विधेयक है, और ये जो धन विधेयक है इसे सिर्फ सबसे पहले आप लोकसभा में ही पेश कर सकते हो, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयकों को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के अंदर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती या उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। वो सिफारिश कर सकती है लोकसभा से कि भाई देखो थोड़ा थोड़ा ये बदलाव कर दो। लोकसभा करे तब भी ठीक, ना करे तब भी ठीक। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक विधेयक को अपने पास रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद उसे लोकसभा को विधेयक वापस करना पड़ेगा। अब भले ही वो अस्वीकार कर दे तब भी उसकी स्वीकृति मान ली जाएगी। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में इसे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। ठीक है, अगर धन विधेयक को ये अस्वीकार कर दे और उस पर कोई कार्यवाही भी ना करे तब भी स्वीकार माना जाएगा राज्यसभा से धन विधेयक को। इसके साथ ही वित्त विधेयक अकेले, ये हटा दीजिए, इसको हटाओ। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। इसके साथ ही दोस्तों कोई विधेयक है, कोई मुद्दा है जिस पर कानून बनाया जा रहा है, अगर वो विधेयक साधारण विधेयक है, नॉर्मल वित्त विधेयक है या धन विधेयक है,
ये तय कौन करता है? तो जो अंतिम शक्ति है वो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। जो लोकसभा का स्पीकर है उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है। ठीक है, वही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब दोनों का भी कई बार क्या होता है, दोनों ही जो सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें कभी सामंजस्य नहीं बैठ पाता और कोई विधेयक पास नहीं हो पाता। तो संयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है किसी मुद्दे को लेकर, किसी विधेयक को पारित कराने से संबंधित एक संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं दोनों, लेकिन उसमें जो बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से असमान स्थिति दी गई है। कुछ मामलों में लोकसभा से राज्यसभा को असमान स्थितियाँ दी गई हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। इसे आप देख लीजिए, जैसे कि राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं। जैसे कि यह संसद को राज्य सूची में विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। जैसे कि अगर संसद चाहे कि वो किसी राज्य के टॉपिक पर कानून बनाना चाहती है संसद, तो राज्यसभा जब कहेगी कि आप इस विषय पर कानून बना लो, तभी वो कानून बना सकती है, अन्यथा नहीं। लोकसभा कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा जब अनुमति देती है तभी जाकर किसी राज्य के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साथ ही यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 में ये लिखा गया है, इसके तहत ये अधिकार मिला है कि ये जो राज्यसभा है वो किसी राज्य के लिए या केंद्र के लिए नई अखिल भारतीय, जो भी कोई पूरे भारत के लिए, जैसे कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये पूरे भारत में होती हैं। तो कोई नई भारतीय सेवाएं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसको भी लाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। तब जब वो संसद में आएगा, नहीं तो नहीं। केवल राज्यसभा ही, यहाँ पे राज्यसभा आएगा, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अगर मान लो उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? सिर्फ राज्यसभा से शुरू हो सकती है। लोकसभा की भी स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन उसकी शुरुआत राज्यसभा से होगी, लोकसभा से नहीं। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अथवा राष्ट्रीय शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करते हैं जबकि लोकसभा भंग की जा चुकी है, जब लोकसभा जो है वो भंग हो चुकी है, अथवा लोकसभा का विघटन इसकी स्वीकृति अवधि के अंदर होता है, तब यह घोषणा के लिए राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावित होगी। कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए, अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो लोकसभा है उसको विघटित कर दिया गया है, तो राज्यसभा का अस्तित्व बना रहेगा। और राज्यसभा अगर आपातकाल लगाने की परमिशन, आगे बढ़ाने की परमिशन आपातकाल को दे देती है, तब भी आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है लोकसभा की अनुमति के बिना भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोकसभा भंग हो जाती है, और लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा की अनुमति से ही काम चलाया जा सकता है। तो इस तरह राज्यसभा को कई विशेष स्थितियां प्रदान की गई हैं, जो कि दर्शाती है कि राज्यसभा एक नॉर्मल सदन नहीं है, इसका भी अपना एक विशेष महत्व है, सबसे ज़्यादा आपातकाल के टाइम पर। क्योंकि लोकसभा तो भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी संगठन है जो कि चलती रहती है। तो इस तरह हमने यहाँ पे संसद को पूरी तरह कवर कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने संसद को पूरी तरह कवर कर लिया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारी बातें कर ली, बहुत ज़्यादा डिटेल में ही मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।